और क्लास वर्क नंबर 5। जी जनाब, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में, हाँ जी, क्लास वर्क नंबर 6, सॉरी, क्लास वर्क 6। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 और 4 में बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम। और आज मैं अपने टीए से जो है वो कह के अगेन लेबर के टॉपिक के जितनी भी होम असाइनमेंट्स दिए हैं उसका मैं रिपोर्ट बनवा लूंगी कि कितने स्टूडेंट्स ने होम असाइनमेंट सबमिट कराए हैं, कितनों ने नहीं कराया। तो कल जो है रेडी रहिएगा अपने एक्सक्यूजेस के साथ। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन 2 समझ नहीं आया। अच्छा जी, वो क्या कह रहा है? Introduce a monthly group bonus plan with a guaranteed wage of rupees 48 per hour based on a standard 1.4 hours per unit of the product. The plan is expected to reduce the overtime by 60%. हाँ जी, क्या कह रहे हैं इसमें वो? उसने गारंटी वेज जो है वो गारंटी कर दी 48 रुपीज पर आवर बेस्ड ऑन अ स्टैंडर्ड 1.4 आवर्स पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ जी, क्या कोशिश की है उसको करने की? क्या समझ में आया था वैसे इससे? क्या हो सकता है इसमें? जी माइक ऑन करके मुझे कोई समझाए, किसी से ये सॉल्व हुआ है प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन 2? नहीं हुआ, किसी से भी नहीं हुआ। चलें जी, आप मुझे ये बताइए कि कितने जो है वो आवर्स एक्चुअल लगा रहा है। इसको जरा रीड करते हैं। Zircon Limited manufactures and supplies footballs for both domestic and international markets. Following information is available from the company's records. Number of skilled workers आ गया 250. Standard working hours per month कितने हैं? 200. ठीक है, आगे चलते हैं। Actual hours per unit of the products है 1.5. Standard labor rate per hour है 42 और variable overhead rate per labor hour है 75. The company manufactures 40,000 footballs per month. Overtime is paid to the workers at the rate of 75% over and above the standard wage rate. In order to increase the production efficiency and reduce the cost of conversion, the management is currently evaluating various wage incentive plans. The production manager has suggested the following options to the management. Introduce a group monthly group bonus plan with a guaranteed wage of 48 per hour based on a standard 1.4 hours per unit of the product. This plan is expected to reduce the overtime by 60%. हाँ जी, currently overtime कितना हो रहा है जरा मुझे बताएंगे? currently overtime आप कितना लगा रहे हो? 10,000 आवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि 60,000 में से 50,000 तो स्टैंडर्ड हो गया, यस और नो, है ना? 50,000 कितना है? 50,000 है ना स्टैंडर्ड। ठीक है, 50,000 स्टैंडर्ड हो गया, 10,000 ओवर टाइम हो गया। अच्छा जी, अच्छा हमें कैसे पता है कि कन्वर्जन कॉस्ट यूज करके कंपेयर करें? इसका जवाब मैं अभी आपको देती हूँ। तो आपने क्या करना है, आपको उसने ये बता दिया कि द प्लान इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द ओवर टाइम बाय 60%। हाँ जी, ओवर टाइम 60% अगर रिड्यूस होगा तो अब कितना हम कह सकते हैं कि अब कितना आपका ओवर टाइम बनता है? फिर 4,000, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ 54,000 अब हम कह रहे हैं कि आवर्स वो करेगा। ठीक है,
लेकिन उसने हमें गारंटी कर दिया, हमें उसने गारंटी कर दिया कि 48 पर आवर बेस्ड ऑन अ स्टैंडर्ड 1.4 आवर्स पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट आपको मिलेगी ही मिलेगी वेज। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास वेज बनती कितनी है टोटल? हाँ जी, कितने आवर्स बनते हैं फॉर गारंटीड वेज? इसको जरा देख लेते हैं। 1.4 आवर्स पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, और कितने प्रोडक्ट्स है ये जरा मुझे वर्कआउट करके बताइए। हाँ 40,000 है ना, तो कितना बनता है 40,000 इंटू 1.4 है ना, 40,000 इंटू 1.4, यस और नो? तो 40,000 आपके पास आइटम्स हैं, आपने प्रोडक्ट्स बनाने हैं, और 1.4 के हिसाब से वो गारंटी जो है वो आपको कर रहा है। कितने हो गए? 56,000 आवर्स है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो लेबर कॉस्ट है ना, जो डायरेक्ट लेबर है, वो कितनी है? 56,000 इंटू 48 पर आवर। उसने फिक्स कर दिया, उसने गारंटी कर दिया कि 48 पर आवर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 48 पर आवर बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड वन। अब भले 56,000 आवर्स आप काम ना भी करो, ठीक है, भले लेबर जो है वो 56,000 आवर्स काम ना भी करे, हमने उनको गारंटी कर दिया कि आपको भाई देखें, आपको 48 रुपीज के हिसाब से इन 56,000 आवर्स का मिलता ही मिलता है, आप भले जितना भी काम करें। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी लेबर कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 48 इंटू 56,000। इज दैट क्लियर? 268800 ये आपकी हो जानी है लेबर कॉस्ट। फिर उसके बाद शाहरुख साहब का ये सवाल है कि इसमें इन्होंने वेरिएबल ओवरहेड्स को कंसिडर करके फिर इन्होंने कंपैरिजन किया है ऑप्शंस का। आपको याद होगा मैंने आपको ये बात बताई थी कि हमने ये चीज देखी भी थी। मैंने आपको एक एग्जाम्पल पढ़ने को दी थी आईकैप क्वेश्चन बैंक से, याद है? आईकैप से थी शायद, आईकैप से थी या पैक से थी, ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, जिसमें जब हम लेबर कॉस्ट पर यूनिट का कंपैरिजन करते थे तो उसमें तो इंसेंटिव जो है वो डिसएडवांटेज पे होता था। याद है? मैं जरा देखती हूँ कि वो कौन सा सवाल था। वो मैंने फिर बाद में क्लास में हमने डिस्कस भी किया था उसको, मतलब जो मैंने वही जैसा होम असाइनमेंट हम डिस्कस करते हैं। एक सेकेंड, लेट मी सी कौन सा था। हाँ ये था, मेरे ख्याल से क्लास वर्क नंबर 2 था। लेट्स सी, हाँ जी ये देखें। तो अगर आपको याद हो तो हमने ये चीज देखी थी कि अगर हम लेबर कॉस्ट पर यूनिट सिर्फ देखते हैं तो इंसेंटिव देने की वजह से लेबर कॉस्ट पर यूनिट हमारी इंक्रीज कर रही है। तो अगर लेबर कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से हम अपना जवाब दें तो वो तो होगा कि नहीं जी इंसेंटिव जो है वो टू कॉस्टली है, यस और नो? लेकिन जब हम टोटल कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से देखते हैं तो हमारा इंसेंटिव जो है ना वो देना हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो ये बात याद रखिएगा, अगर तो क्वेश्चन में आपको वेरिएबल ओवरहेड्स दिए हुए हों तो आपने अपने ऑप्शंस को कंपेयर करना है ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कन्वर्जन कॉस्ट या कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट। बात समझ आ रही है? क्योंकि हमने बेसिकली पूरी एंटिटी एज अ होल को देखना है ना, हमने तो पूरी एंटिटी एज अ होल को देखना है कि हमारी एंटिटी को पूरे के पूरे को क्या फर्क पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, लेबर प्लस एफओएच को देखना है आपने। तो आपने इंसेंटिव देने की वजह से हमारी टोटल कन्वर्जन कॉस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, उस वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं, हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें देखनी है। तो ये जो इसने आपको रेट बताया हुआ वेरिएबल ओवरहेड का, ये एवं तो नहीं बताया हुआ ना, ठीक है? तो आपने फिर इसको अपने उसमें यूज करना ही करना है लाजमी। जी मामा शाहरुख साहब ठीक हो गया? और बताइए। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड किस पे अप्लाई होगा? वेरिएबल ओवरहेड तो एक्चुअल पे अप्लाई होना है ना, है ना? वेरिएबल ओवरहेड जो हमने कैलकुलेट करना है,
वेरिएबल ओवरहेड तो एक्चुअल पे ही अप्लाई होगा, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने मुझे बताया कि ओवर टाइम जो है वो 4000 बन जाएगा, 50,000 हमारा स्टैंडर्ड है ना, तो 54,000 एक्चुअल हमारे आवर्स थे इंटू 75, है ना। ये तो हमारा किस पे होगा, ये हमारा एक्चुअल पे ही होगा, इसमें तो हमने स्टैंडर्ड नहीं रखा हुआ। ठीक है जनाब, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ये चीज थी। तो टोटल आपके पास कन्वर्जन कॉस्ट है 6378,000। चलें जी, और बताएं, और कोई मसला, कोई परेशानी इसमें। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। और आज मैं जो हूँ लिस्ट कंपाइल करके भी देख लूंगी कि लेबर के हमने जितने भी होम असाइनमेंट्स दिए हैं उनमें क्या पोजीशन रही है होम असाइनमेंट्स की सबमिशन की। ठीक है, चलें आगे चलें। फिर मैंने आपको कहा था कि जी क्लास वर्क नंबर 6 भी आपने देखना है। क्लास वर्क नंबर 6 हो गया। क्लास वर्क नंबर 6 क्या कहता है, इसको हमने हल्का फुल्का देख भी लिया था ना। हमने कल जो है, कल वाले होमवर्क का सेक्शन बना हुआ तो है, मैं सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन 3-4 का तो बना हुआ है, 6 का भी मैं बना देती हूँ। आप 3-4 वाले में ही 6 अपलोड कर दें अगर नहीं किया तो। ठीक है, आप 3 और 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन 3-4 वाले में ही 6 अपलोड कर दें और मैं उसकी टाइटल चेंज कर दूंगी। ठीक है, तो क्लास वर्क नंबर 6 में किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं हो रहा। इसमें मैंने आपको एक बात बता दी थी कि अगर आपको आप जिस तरह से y इज इक्वल टू ax रेज़ टू द पावर b वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो उसमें आपके पास आंसर आप निकालेंगे पहले टोटल यूनिट्स का, है ना। तो टोटल आपने निकाला 230 यूनिट्स का, आपको बेसिकली चाहिए बीच के 55 यूनिट्स, है ना, बीच के 55 यूनिट्स। तो जून तक की प्रोडक्शन थी 230 यूनिट्स, और जुलाई में जब 55 यूनिट्स और हो जाएंगे तो जुलाई के एंड पे टोटल प्रोडक्शन हो जाएगी कितनी, 285, है ना। तो फिर आपने बेसिकली 230 और 285 यूनिट्स के का डिफरेंस लेना है। ठीक है, टोटल आवर्स फॉर 230 यूनिट्स एंड टोटल आवर्स फॉर 255 यूनिट 285 यूनिट्स, और दोनों के दरमियान जितने भी आवर्स निकलेंगे उसको आपने 120 से मल्टीप्लाई कर देना है। टोटल लेबर कॉस्ट वो मांग रहा है, इसमें पर यूनिट निकाली हुई है उन्होंने, पर यूनिट क्यों निकाली हुई है। आवर्स नहीं दिए हुए, लेकिन कॉस्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट तो दिया हुआ है ना। अच्छा, यहाँ पे चलें, इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने आवर्स नहीं दिए हुए बेटा, पर यूनिट एवरेज कॉस्ट निकाली हुई है। हाँ, इसको रहने दे, ये वाला रहने दे। उसने आपसे टोटल कॉस्ट मांगा हुआ है तो आपने 749.5 पे ही आ जाना है। ये इसने ऐसे ही वो किया हुआ है। आइडियली तो ये नहीं होना चाहिए ना, आइडियली। और यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया है कि ये एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है। एवरेज को तो हम कह सकते हैं ना यहाँ पे अब्दुल्ला, एवरेज तो हम कह सकते हैं ना कि ऑन एन एवरेज यस 13.63। मैंने कल ये कहा था कि एक्चुअली उन 55 यूनिट्स की कॉस्ट पर यूनिट 13.63 नहीं है, एक्चुअली तो नहीं है ना, क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्चुअली तो लर्निंग कर्व अप्लाई हो रहा है, यस और नो। एक्चुअली जो हमारा जो 231st यूनिट है उसकी कॉस्ट अलग है, 232nd यूनिट की कॉस्ट अलग है, 233rd की कॉस्ट अलग है, यस और नो। ठीक है, उस पर टाइम अलग अलग लगा है, राइट। तो ये इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इन्होंने एवरेज, तो ये ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें। एवरेज तो हम यूज कर रहे हैं ना, एवरेज वाले काम तो हम हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यूमुलेटिव एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कोई तो काम, मैंने कल ये बात किया था कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक्चुअली ये नहीं होगा, एक्चुअली ये नहीं है ना। ये तो हमने एवरेज निकाला है। एक्चुअली क्या है, एक्चुअली उन 55 यूनिट्स के ऊपर रिड्यूस्ड टाइम लग रहा है, रिड्यूसिंग ट्रेंड में टाइम लग रहा है, तो इन 55 यूनिट्स के ऊपर रिड्यूसिंग ट्रेंड पे लेबर कॉस्ट आएगी एक्चुअली। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन में एक और मैं डाल देती रिक्वायरमेंट, मैं एक और रिक्वायरमेंट डाल देती कि व्हाट इज द लेबर कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 280th यूनिट, ठीक है, या मतलब 230 और 285 यूनिट्स के बीच में मैं कोई बोल देती 250th यूनिट,
ठीक है, मैं अगर आपको रिक्वायरमेंट में ये लिख देती कि 250th यूनिट का क्या लेबर कॉस्ट होगा, तो आप क्या मुझे ये कह सकते हैं कि 250th यूनिट का लेबर कॉस्ट है जी 13.63 पर यूनिट? नहीं, है ना, फिर वो बात गलत जानी थी। फिर आप मुझे कहते हैं कि ये तो हमने एवरेज निकाला है, जो बीच के 55 यूनिट्स हैं उन सब का तो हमने एवरेज निकाला है, यानी कि 13.63 एक्चुअली नहीं है। एक्चुअली अगर मैं आपको कहती कि अच्छा जी अब बताइए, अब फर्क पता लग रहा है ना, फर्क पता लग रहा है। अब ये 55 यूनिट्स के अंदर ही फॉल करता है, 250th यूनिट जो है वो 55 यूनिट्स के अंदर ही फॉल करता है, लेकिन तब तो आपका आंसर 13.63 नहीं होना था। फिर आपको क्या निकालना था, 250th यूनिट के टोटल आवर्स, है ना, टोटल कॉस्ट, और 249th यूनिट का एग्जैक्टली 250 माइनस 249, एक स्टेप पीछे जाना है, बिल्कुल ठीक। तो फिर आप कहते हैं कि वो जो इंक्रीमेंटल जो 250th यूनिट के ऊपर आवर्स लगे हैं, टोटल कॉस्ट लगी है, वो ये लगी है। अब क्लास वर्क नंबर 6 में एक जो चीज डिफरेंट थी, वो क्या डिफरेंट थी, इन्होंने आपको आवर्स नहीं दिए हुए पहले यूनिट के प्रोड्यूस करने के, है ना, आवर्स तो उन्होंने दिए हुए नहीं है, लेकिन उन्होंने आपको टोटल लेबर कॉस्ट तो दे दी ना। The labor cost of the very first unit of ABC in January was rupees 120। तो मुझे बात बताइए, अगर हम इस फॉर्मूले में y is equal to ax raised to the power b, अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर डाल दें क्या चीज, नंबर ऑफ आवर्स की जगह a यूज कर लें, कितना a अगर हम यूज कर लें रुपीज 120, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट y का आंसर आएगा वो भी रुपीज में नहीं आएगा, डायरेक्टली टोटल लेबर कॉस्ट की सेंस में फिर आ जाएगा ना, कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि लेबर रेट पर यूनिट तो सेम ही है ना। नहीं जी, वही मैं अभी हसनैन में यही बात कह रही हूँ, लेबर कॉस्ट पर आवर तो सेम ही रहेगी ना बेटा। क्या हमने इस पूरे सवाल में ये बताया है कि जी 4 घंटे काम करेगा तो इतना रेट पर आवर लगेगा, अगर 10 घंटे काम करेगा तो लेबर रेट पर आवर चेंज हो रहा है? नहीं, हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि एक यूनिट पे भले मेरा वर्कर 10 घंटे लगाए, एक यूनिट पे भले मेरा वर्कर 5 घंटे लगाए, उसको जो है सेम रेट ही मिलेगा, रेट पर आवर तो सेम ही है ना। तो वो अगर कांस्टेंट है तो हमें क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? नहीं, फिर हम y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर b में रुपीज में अमाउंट डाल देंगे और वो रिजल्टेंट आंसर भी फिर आपका रुपीज में डायरेक्टली आ जाएगा, है ना, बजटेड टोटल लेबर कॉस्ट आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, पक्की बात है। आगे चलें, अब हम वो डिस्कस करते हैं जहां पे क्या पोजीशन है, लर्निंग स्टॉप हो जाती है, ठीक है। क्या समझ में आता है, क्या करना पड़ेगा? इफ लर्निंग स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब वो यही कह रहा है, क्लास वर्क नंबर 7 करें। क्लास वर्क नंबर 7 में वो ये कह रहा है कि प्लीज रीडू क्लास वर्क 6 इफ लर्निंग स्टॉप्स एट 250 यूनिट्स। अब वो आपको वही बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, आपको वो कह रहा है कि आपने वही करना है, कैलकुलेट 55 यूनिट्स की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। आपने 55 यूनिट्स की ही कॉस्ट निकालनी है, और आपको वो कह रहा है कि जी बीच में मसला ये आ रहा है कि 250 यूनिट्स पे लर्निंग स्टॉप हो रही है, ठीक है। तो आपने 230 से स्टार्ट करना है और आपको बीच में अब यहाँ पे ब्रेक लाना पड़ेगा। 250 यूनिट्स पे वो कह रहा है कि लर्निंग आपकी स्टॉप हो जाएगी। तो अब आपके पास क्या पोजीशन बनेगी? Just give me a minute. चले, आई वॉज होपिंग ये चल जाए। चले जी, आफ्टर इफ लर्निंग स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन, अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, क्या समझ में आ रहा है, किस तरीके से करेंगे इसको? वो कह रहा है कि 250 यूनिट्स के ऊपर आके आपका लर्निंग स्टॉप हो जाएगा और आपको लेबर कॉस्ट वही निकालनी है, 55 यूनिट्स की निकालनी है। 250 से ऑनवर्ड एवरेज टाइम सेम रहेगा। बिल्कुल ठीक मोहसिन। अब मेरी बात गौर से सुने, देखें, लर्निंग इसका मतलब है अप्लाई हो रही है
ये हम लोग क्लास वर्क नंबर 7 को यूज करके अपना डिस्कशन करें, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लर्निंग आपकी हो रही है ना, लर्निंग हो रही है 230 यूनिट से लेके 250 यूनिट्स तक सिर्फ, है ना। यहां तक बात समझ आ गई। और आपका टाइम कांस्टेंट रह रहा है कौन से यूनिट से ऑनवर्ड्स, 251 यूनिट से लेके 285 यूनिट्स तक, यस और नो। हमारा बेसिकली ये हिसाब किताब है ना, हमें 230 से 285 यूनिट्स तक का लेकर चलना है ना। हमें टोटल टाइम पता लग जाए 285 यूनिट्स का, हमें टोटल टाइम पता लग जाए 230 यूनिट्स का, तो हमने जिस तरह पिछले उसमें निकाला था। लेकिन अभी बीच में ब्रेक आ रहा है, बीच में अब हमारे पास कहाँ पे ब्रेक आ रहा है, 250 यूनिट्स। अच्छा जी, मुझे बताइए टोटल लेबर कॉस्ट एट 230 यूनिट्स कितना आ रहा है। ये आपने क्लास ऑफ 6 में निकाला होगा जी। कितना आ रहा है टोटल लेबर कॉस्ट एट 230 यूनिट्स, कितना आ रहा है। टोटल लेबर कॉस्ट 4790, है ना। अच्छा, ये पार्ट बी में भी सेम ही रहेगा, है ना, पार्ट बी में भी सेम रहेगा। अब आप निकालें टोटल लेबर कॉस्ट एट 250 यूनिट्स, निकालें जरा टोटल लेबर कॉस्ट एट 250 यूनिट्स। ये कैलकुलेट करेंगे किस तरीके से, पहले निकालेंगे y इज इक्वल टू a में आ जाएगा 120 रेस मल्टीप्लाइड बाय 250 रेस टू द पावर कितना है, -0.322। ठीक है, तो ये आपके पास, ये मेरे पास थोड़ा डिफरेंट तरीके से आ रहा है। ये आपके पास आ रहा है 20.27 क्यूमुलेटिव एवरेज, है ना। तो आपके पास टोटल हो जाएगा 250 मल्टीप्लाइड बाय 20.27। यहां तक तो सबको समझ में आ गया है ना, कि जहां तक लर्निंग अप्लाई हो रही है वहां तक आपने टोटल कैलकुलेट कर लिया। ये आपके पास आ गया आंसर 5068, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 5070 चलें, ठीक है, आपने राउंड ऑफ कर लिया। आइडियली राउंड ऑफ नहीं करें तो बेहतर है, ठीक है। तो 5068 मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं एडिशनल 20 यूनिट्स का तो मुझे पता लग जाएगा, है ना। जो 20 यूनिट्स आपने जुलाई में प्रोड्यूस किए हैं 230 से 250 तक, उनकी तो मुझे इंक्रीमेंटल कॉस्ट पता लग जाएगी, यस और नो। अब मेरे पास एक आखिरी लेग रह गया, है ना। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए कि जो 231st यूनिट से लेके 250th यूनिट तक, 85th यूनिट तक, 251st यूनिट से लेके 285th यूनिट तक मेरी क्या टोटल लेबर कॉस्ट आ रही है। इतनी बात तो हम अग्रीड है कि भाई उनपे आवर्स लग तो रहे हैं, है ना। फर्क सिर्फ क्या है, फर्क ये है कि लर्निंग उसमें रिड्यूस्ड आवर्स नहीं लग रहे, बल्कि आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। आपकी एक्सेलरेशन आपकी क्या है, आपके पास कांस्टेंट, आपके एग्जैक्ट एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, बल्कि एक्सेलरेशन तो 0 है ना। स्पीड आपकी क्या है, कांस्टेंट है उसके अंदर। तो क्या मतलब हुआ इसका, मेरी बात गौर से सुनिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब हाँ जी, बात समझ आ रही है। अब वो कह रहा है कि 250 यूनिट्स पे आके हमारी लर्निंग स्टॉप हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 250th यूनिट का जो आवर चल रहा था, यानी कि जो उसके ऊपर आवर्स लगे,
अब वो कंटिन्यू होंगे ना, अब वो सेम रहेंगे। 250th यूनिट तक आपके लर्निंग कर्व आपका अप्लाई होता रहा था, आपके आवर्स रिड्यूस होते गए थे, है ना। 250th यूनिट पे आके लर्निंग स्टॉप हो जाएगी, और जो 250th यूनिट के घंटे हैं वो अब 251st से लेके 285th यूनिट तक अप्लाई होंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो इसलिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें लेबर कॉस्ट फॉर 250th यूनिट कैलकुलेट करना है, यस और नो? और वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? 250 माइनस 249, है ना। निकालें जरा। 250 का आपको पता है, 250 के लेबर कॉस्ट आपको पता है, आप क्या निकालेंगे? टोटल लेबर कॉस्ट एट 249 यूनिट्स। पहले ये मैं सारा वर्किंग आपको करा रही हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको ये सारा इंशाल्लाह एक उसमें टेबल में रख के हम समझेंगे, ठीक है जी जनाब। आपको 230 यूनिट्स का टोटल पता है, आपको 250 यूनिट्स का टोटल पता है, अब आपने 249 का निकालना है और आपके पास आंसर आ जाएगा आराम से। 249 यूनिट्स के बताएं कितना आ रहा है टोटल लेबर कॉस्ट? हाँ जी, सॉल्व कर रहे हैं। मुझे पर यूनिट भी बता दें, क्यूमुलेटिव एवरेज पर यूनिट, और मुझे आप बता दें इसका। पहले मुझे बताइए ये क्या आंसर आ रहा है? 20.3। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया टोटल इज इक्वल टू 20.3 मल्टीप्लाइड बाय 249। ये आ गया 5055, है ना। 5055। अनस आप ही की सिर्फ स्क्रीन अटकी हुई है, काइंडली रीलॉग इन कर लें। तो इसका मतलब ये हुआ ठीक है जनाब, यहाँ तक बात समझ आ गई। 5068 माइनस 5055 यानी कि 13 रुपीज आपके पास आ गया। हाँ जी, अगर लेबर कॉस्ट 275 पे निकालना हो तो अगर पहले हमजा इसको जरा देख लें, पहले इसको देख लें प्लीज, इधर से डेविएट ना करें। अच्छा, अब मैं जरा रिपीट करती हूँ, ठीक है। 230 यूनिट्स के ऊपर आपने टोटल लेबर कॉस्ट निकाली थी, दैट वाज 4790, है ना। ये तो पिछले साल पिछले महीने तक की प्रोडक्शन है, हमें तो क्यूमुलेटिव बेसिस पे करनी होती है ना। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपने कहा कि अगर एडिशनल हम 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं जब जुलाई में, तो टोटल लेबर कॉस्ट आ जाती है 5068, ठीक है। फिर हमें ये बताया जाता है कि 250 यूनिट्स के बाद कोई लर्निंग नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि जो 250th यूनिट की लेबर कॉस्ट पर यूनिट है वही आपकी अब कंटिन्यू होगी। अब मैं जरा इसको पीस टुगेदर करती हूँ, ठीक है। हमें निकालना है, क्या चीज निकालनी है? हमें निकालनी है टोटल लेबर कॉस्ट फॉर कितने यूनिट्स? 230 से लेके 285 यूनिट्स तक के, है ना। चलें अब इसको हम जरा पीस टुगेदर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे 230 से लेके 250 यूनिट्स तक हमारे बनते हैं, उनकी लेबर कॉस्ट टोटल कितनी है? उनकी लेबर कॉस्ट होगी टोटल ऑफ 230 250 माइनस टोटल ऑफ, नहीं प्लस तो नहीं करेंगे ना बेटा, हाँ एग्जैक्टली 20 का पहले निकालेंगे और फिर 35, बिल्कुल ठीक इसी तरह से। तो हम किस तरह से निकालेंगे? हम ये कहेंगे 250 यूनिट्स की टोटल है 5068,
तो 5068 माइनस 230 यूनिट्स की थी 4790। तो जो इंक्रीमेंटल 20 यूनिट्स हैं उनकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, वो आपकी आराम से निकल आएगी। यहां तक बात समझ आती है? तो 5068 माइनस 4790 जी, ये आपके पास आ गया 278 रुपीज। ये किसके हैं? 20 यूनिट्स के। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने कहा कि जो 251 यूनिट से लेके अब 285 यूनिट्स तक का क्या हमारे पास कॉस्ट निकलेगी। ये कितने एडिशनल, ये कितने यूनिट्स हो गए? ये हो गए कितने? 35 है ना। इसके लिए हमें ये बात पता है कि 13 रुपीज पर यूनिट है, कांस्टेंट है, एक्चुअली कांस्टेंट है। ठीक है, 13 रुपीज पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 35। यस और नो? 35 यूनिट्स हैं ये, और इनके लिए हम कह रहे हैं कि जी इंक्रीमेंटल आपका सारा जो है वो सेम है, तो हम 13 मल्टीप्लाइड बाय 35 कर लिया, ये आपके पास आ गया 455 रुपीज। ये रिमेनिंग 35 यूनिट्स के। अब बात समझ आ गई? तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि टोटल पर 55 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है, तो वो है 733 के आसपास। अब जाहिर सी बात है थोड़ा सा हमारा डिफरेंस आ सकता है राउंडिंग ऑफ की वजह से। ठीक है, अच्छा जी, क्या टोटल है? अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस चले जाएं। ये कितना है? तो 771 आ रहा है। आप लोगों ने मुझे किसी कैलकुलेशन में गलत तो नहीं बताया? 771 और 733 बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है। चले, राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा होगा। अपनी फिगर्स एक दफा थोड़ी सी मैच कर लें, क्लोज होनी चाहिए। ये 4790 है, चले ठीक है, यहाँ पे 4791 लिया इन्होंने। ठीक है, 5070 यहाँ पे 5068 है, 502 रुपए का फर्क है। ठीक है, यहाँ पे 5055 है, ये भी हमने 5055 लिया है। कितना फर्क आ रहा है? 35 से मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है। 278 और 455। चलें ठीक है, हाँ उतना होगा फर्क। चलें, ये सारा राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा है डिफरेंस। ठीक है, जो हमारा 733 है और पीछे जो है आपको आइडियली अप टू 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस लेने हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे जो फिगर्स बताई हैं ये बेसिकली राउंड ऑफ करके की है ना, तो आप अपने पास नोट रख लें। आइडियली यू शुड टेक ठीक है, एक्यूरेसी के लिए 3 डेसिमल प्लेसेस तक आप लें तो ज्यादा अच्छा है। ICAP ने भी वर्किंग में 13 की जगह 14 आएगा। ठीक है, 13 की जगह 14 आएगा। चलें जी, यहां तक बात क्लियर है? आगे चलें। अच्छा जी, ये तो हमारे पास हो गया। अब एक बड़े मजे की सिनेरियो है, मैं आपको एक छोटी सी एक एग्जांपल लिख दे रही हूँ। ठीक है, जरा ये भी चेक करें ना, आपको लर्निंग रेट कैलकुलेट करना आया भी है या नहीं। ठीक है, लर्निंग रेट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, आई वुड वांट यू टू डिटरमिन दैट, क्योंकि हो सकता है सवाल में ना दिया हो लर्निंग रेट और आपको कैलकुलेट करने को कह दिया जाए।
हाँ जी, ट्राई करते हैं इसको। लर्निंग रेट किस तरीके से आएगा, मैं आपको यहाँ पे एक हिंट दे देती हूँ, कोशिश करें इसको। मैं आपको यहाँ पे हिंट दे रही हूँ, और वो हिंट क्या है, है ना। एक तो आपके पास होता है एवरेज टाइम पर यूनिट, और एक आपके पास होता है क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट, है ना। और लर्निंग रेट किस पे अप्लाई होता है, लर्निंग रेट का जब हमने टेबुलर अप्रोच से हम लेके चले थे उसको शुरू में, तो मैंने आपको बताया था कि लर्निंग रेट से हम बेसिकली क्या निकालते हैं, क्यूमुलेटिव हमें पता लगता है स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट, ठीक है। क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पे लर्निंग रेट अप्लाई होता है। तो जरा 3 मिनट दे रही हूँ आप लोगों को, चले 5 मिनट ले लें, 5 मिनट में जरा कुछ करने की, जोर आजमाई करने की कोशिश करें। अच्छा, एक और चीज, लर्निंग रेट कांस्टेंट रहेगा ना इन चारों यूनिट्स के लिए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि फर्स्ट से सेकंड यूनिट पर आएंगे तो लर्निंग रेट अप्लाई होगा 90%, सेकंड से जब थर्ड यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो जी लर्निंग रेट अप्लाई होगा 95 यूनिट्स, है ना। कांस्टेंट रहेगा ना, फर्स्ट से सेकंड जब यूनिट प्रोड्यूस, हर इंक्रीमेंटल यूनिट के लिए लर्निंग रेट सेम होना है। चलें जी, और मैं आपको एक और हिंट दे देती हूँ, ये टेबल बना के सॉल्व होगा। हाँ जी, तो निकला रेट।
सबका डिफरेंट आ रहा है क्योंकि आप तरीका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब्दुल्ला मुनीर, आप ये तो नहीं निकाल रहे 64 और 80 का ले लिया, कितना डिफर हुआ है परसेंटेज में, 60 से 64 का ले लिया, ऐसे ही कर रहे हैं ना? गलत है ना? क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम देख के फिर निकालना है लर्निंग रेट। क्या ये क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट है? ये तो एक्चुअल है। नहीं, मिनट्स को आवर्स में भले ना कन्वर्ट करें, मिनट्स में ही मुझे जवाब दें। इसके तो कोई रूल नहीं है। नॉर्मली ये होता है कि लेबर कॉस्ट जो है वो पर आवर दी हुई होती है, इसलिए हम आवर्स के टर्म्स में देते हैं। यहाँ पे तो मिनट्स में मैंने दिया हुआ है, मुझे मिनट्स में ही जवाब चाहिए। यहाँ पे तो सिर्फ मैं आपसे लर्निंग रेट निकलवा रही हूँ, इसमें हम फोकस आवर्स या मिनट्स पे तो कर ही नहीं रहे। जिस टर्म में आपको दिया हुआ है डेटा उसी टर्म में इस्तेमाल करें। हाँ जी अब्दुल्ला मुनीर, जवाब दीजिए। क्या ये क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट है? क्यूमुलेटिव ये तो एक्चुअल टाइम पर यूनिट है बेटा, ये पर यूनिट बिल्कुल है, पर यूनिट ही है ना। फर्स्ट यूनिट, एक यूनिट का 80 मिनट है, फिर एक अगले एक यूनिट का 64 मिनट है, उससे अगले एक यूनिट का 60 मिनट है, तो ये भी एक एक यूनिट का, ये भी एक एक यूनिट का, लेकिन ये तो एक्चुअल है ना। क्यूमुलेटिव का टेबल अलग से बनाना है, बिल्कुल क्यूमुलेटिव का टेबल अलग से बनाना है। चलो मैं सॉल्व करवाती हूँ ये, ठीक है। पहली बात तो ये, टेबुलर अप्रोच में आपको याद है ना, जब हम क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट निकालते हैं तो हमें पहली बात तो ये कि अपने क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स में क्या 1 2 3 रखना है? नहीं, हमेशा क्या याद रखना है? क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स जाएंगे 1 2 4, डबल के उसमें जाएंगे 1 2 4 8 16 32 64, याद है? ठीक है, अच्छा जी। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, जब हम अपना अभी टेबुलर अप्रोच से हमें लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। क्यूमुलेटिव यूनिट्स पहले हमारा कॉलम आएगा, है ना। अब हमने थोड़ा उल्टा करके चलना है, ऐसी बात है, तो हमारे एग्जैक्टली वो वाला टेबल तो नहीं बनेगा, उस ऑर्डर में नहीं बनेगा जो हमने कल स्टडी किया था, जिसको जाहिर सी बात है क्योंकि उसमें तो हमें लर्निंग रेट गिवन था, राइट। चले जी, यानी कि क्यूमुलेटिव यूनिट्स 1 2 और 4 है ना, 4th यूनिट तक आपको दिया हुआ है, राइट। तो 1 2 4 हम इस तरह से चलेंगे। अच्छा जी, क्या कहेंगे? एक्चुअल टाइम, एक्चुअल टाइम उसने आपको बता दिया है 80 मिनट्स, एक्चुअल टाइम बता दिया है 64, सॉरी एक्चुअल टाइम का ना करें, एक्चुअल टाइम तो नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, क्या करेंगे अब? क्यूमुलेटिव टोटल, क्या हम टोटल क्यूमुलेटिव टाइम नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यूमुलेटिव टाइम कितना होगा? इसका तो होगा 80 मिनट्स, है ना, पहले वाले में तो कोई मसला नहीं है। 2 यूनिट्स का कितना आएगा टोटल एक्चुअल? 2 यूनिट्स का जब आपने फर्स्ट और सेकंड यूनिट को ऐड कर देना है ना, 80 प्लस 64, तो क्यूमुलेटिव टोटल टाइम कितना बनता है? 128, 124, 124 है बेटा, 144 है, क्या हो गया? 144 मिनट्स। बात समझ आ रही है ना? ठीक है, पहले 2 यूनिट्स को पे मिला के कितना टाइम लगा? नहीं जनाब, 64 इंटू 2 क्यों? 64 इंटू 2 तब करते अगर एवरेज होता बेटा, क्यूमुलेटिव टोटल टाइम तो एक्चुअल होता है, ठीक है। क्यूमुलेटिव टोटल टाइम क्या होगा? यहाँ पे हम एक्चुअल वाला निकालेंगे, फिर हम एवरेज पर आएंगे, ठीक है। चलें जी, फिर उसके बाद 4 यूनिट्स का क्या होगा? 4 यूनिट्स का मैं इस तरह निकाल सकती हूँ ना, 144 पहले 2 के हो गए प्लस 60 प्लस 55.2, यस है ना। तो कितना आंसर आ रहा है? 259.2। यहां तक बात समझ आ गई सबको? चलें, अब मैं क्या निकालूंगी?
अब मैं निकालूंगी क्यूमुलेटिव एवरेज। ये बात याद रखिएगा, इस टेबल में भी जो हमने कल पढ़ा था और अभी जो हम टेबल बना रहे हैं, इन दोनों टेबल्स में क्यूमुलेटिव टोटल टाइम इज एक्चुअली टोटल एक्चुअल टाइम। ठीक है, दोनों में टोटल एक्चुअल टाइम है, याद रखिएगा ये। ठीक है, ये एक्चुअल होता है क्यूमुलेटिव टोटल टाइम। चलें, क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट अब निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। इसमें क्या होगा, 80 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 80 पर यूनिट, है ना। अच्छा जी, दूसरे स्टेप पे क्या आ जाएगा, 144 डिवाइडेड बाय 2, क्या आंसर आ रहा है, 144 डिवाइडेड बाय 2, क्या आंसर आ रहा है जी, 72 पर यूनिट। टेबल बाद में कॉपी कीजिएगा। अच्छा जी, तीसरे पे क्या आएगा, 259.2 डिवाइडेड बाय 4, याद रखिएगा डिवाइड बाय 4 करना है। कितना आंसर आ रहा है, 64.8 पर यूनिट। और मैंने आपको ऊपर क्या लिखवाया, हिंट क्या दिया, और ये बात हमने कल भी पढ़ी है कि लर्निंग रेट किस पे अप्लाई होता है, क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट पे। बात समझ आ रही है ना। ये देखें, कल हमने इसी तरह से किया था ना, कल जो पहले यूनिट पे हमें टाइम लगा था उसके ऊपर हमने 80% किया था, उसके ऊपर हमने 80%, उसके ऊपर हमने 80%, और हमने ये कहा था क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट है। फिर उसको यूज करके हमने क्यूमुलेटिव टोटल टाइम निकाला था और उसके बेसिस पे हमने इंक्रीमेंटल निकाल लिया था, राइट। अब हम उल्टा चल रहे हैं, तो क्या मुझे बताइए, अब मैं लर्निंग रेट नहीं निकाल सकती। अब जो मैंने बेसिकली डिफरेंस निकालना है ना, वो निकालना है 80, 72 और 64.8 पे। जरा निकालें, किस तरीके से निकालेंगे। लर्निंग रेट का क्या फॉर्मूला है, इज इक्वल टू, क्या करेंगे उसको, बिल्कुल ठीक, ठीक है। लर्निंग रेट आपका इस तरह से हो जाएगा, टाइम फॉर नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन, नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन ये हो गया 2 हो गया, सेकंड वाला है ना, तो 72 डिवाइडेड बाय टाइम फॉर प्रीवियस लेवल 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना आ रहा है, 90%। अब इसको चेक कर लेंगे, इसको चेक कर लेंगे, क्या चेक करेंगे, एक दफा फिर कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या 64.8 डिवाइडेड बाय 72 इंटू 100, क्या ये भी 90% आ रहा है, यस। तो इसका मतलब क्या हुआ, लर्निंग रेट हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है ना, और यही हमारे पास लर्निंग रेट है। इज दैट क्लियर। तो दोनों तरीकों से, दोनों लेवल्स को आप यूज करके कैलकुलेट कर लें। जी जनाब, यहाँ तक बात समझ आती है सबको। चलें जी, अब हम एक क्लास वर्क नंबर 8 इंशाल्लाह अभी स्टार्ट कर रहे हैं। कल असल में हम लोगों ने लेबर जो है वो अपना खत्म करके ओवरहेड्स भी इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्लास वर्क 8 जो है वो एटलीस्ट हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा रीड करके उसको मैं स्टार्ट करवा दूंगी। कंप्लीट हम इंशाल्लाह क्लास वर्क 8 करेंगे कल, ठीक है। और फिर मैं आपको जाहिर सी बात है एक सवाल मैंने एक रेफरेंस बुक से निकाला है और एक क्वेश्चन जो है वो हमारे जी 2 क्वेश्चंस हैं आई कैप स्टडी टेक्स्ट के, वो मैंने आप लोगों को होम असाइनमेंट देने हैं। चले जल्दी से कॉपी कर लें मोहसिन, या चलें क्लास के एंड पे बाद में कर लीजिएगा, ठीक है, हो गया। तो इसको रीड करते हैं। क्वालिटी प्लास्टिक्स लिमिटेड produces plastic bodies of various appliances according to the customer's specifications. It has received an order for supply of 10,000 plastic bodies of a washing machine. The supply is to be made within 30 days. The following information is available. QPL carries out production process in batches of 100 units each. ठीक है जनाब, आपको टोटल कितने यूनिट सप्लाई करने हैं, 10,000 यूनिट सप्लाई करने हैं। तो मुझे जरा कैलकुलेट करके बताइए कितने बैचेस प्रोड्यूस करेंगे, कितने बैचेस होंगे, 100 बैचेस है ना, क्योंकि 100 यूनिट्स एक बैच में है और 10,000 प्रोड्यूस करने, यानी कि 100 बैचेस, 100 इंटू 100 10,000 आ जाएगा। वेरी गुड। कॉस्ट ऑफ फर्स्ट बैच, अब उसने बता दिया कि कॉस्ट ऑफ फर्स्ट बैच इज एस्टिमेटेड एज अंडर।
इस पे आने से पहले जरा रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं पहले, ताकि हमें चीज क्लियर हो, क्वेश्चन क्लियर हो, ठीक है, कि टॉपिक कौन से टॉपिक से बिलोंग करता है, किस तरीके से उसको लेकर चलना है। रिक्वायरमेंट पढ़ के काफी चीजें आपको क्लियर आउट हो जाएंगी। कंप्यूट द प्राइस दैट QPL शुड कोट इन ऑर्डर टू अर्न अ मार्जिन ऑफ 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस। अब ये तो लेबर वाले क्वेश्चन से थोड़ा हट के है ना, रिक्वायरमेंट इसकी। लेबर वाले जितने भी हम अपने सवाल किए हैं उसमें तो वो लेबर कॉस्ट की तरफ ही फोकस कर रहा होता है, यस और नो। तो इसमें फिर ये क्या हिसाब किताब है? रिक्वायरमेंट को पढ़ के पहली बात तो हमें ये समझ में आती है कि यहाँ पे मार्जिन अप्लाई हो रहा है 25% का, यानी कि जितनी भी हमारे पास अगर हमारे पास टोटल कॉस्ट कैलकुलेट हो जाए एक्सपेक्टेड, है ना, टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट हमारे पास आ जाए 10,000 यूनिट्स की, कितनी हम एस्टिमेट कर रहे हैं, तो हम आराम से कोट कर सकते हैं प्राइस। अच्छा, ये बात डिस्कस करने के बाद एक और पॉइंट पर आते हैं। टोटल कॉस्ट से क्या मुराद है? अब इन 10,000 प्लास्टिक बॉडीज की टोटल कॉस्ट से क्या मुराद है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स, यस और नो। ये तीन चीज होती है ना प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट कौन कौन सी होती है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड FOH। चले ठीक है, अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम लेकर चलते हैं चीजों को। कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट बैच इज एस्टिमेटेड एज अंडर डायरेक्ट मटेरियल, उसने बता दिया इंक्लूसिव ऑफ 10% इनपुट लॉसेज है 1100 kg, यानी कि इसमें अब वो लॉसेस सारे शामिल है, यानी कि ये आपके पास ग्रॉस अमाउंट आ रही है, राइट। वो कितना बता रहा है? 66,000 जो है वो आपका है डायरेक्ट मटेरियल पहले बैच के लिए, ठीक है। फिर वो कह रहा है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एट नॉर्मल रेट 200 आवर्स। तो पहले बैच पे इन अदर वर्ड्स 200 घंटे लगे, है ना, पहले लगेंगे बेसिकली। अभी हमने एस्टिमेट है ये सारा 44,000 रुपीज एस्टिमेट। तो हम क्या लेबर रेट नहीं निकाल सकते? 200 घंटे का अगर 44,000 बनता है तो एक घंटे का कितना बनता है लेबर रेट? जरा कैलकुलेट करके बताइए। 44 डिवाइड बाय 200, 220, वेरी गुड। फिर वो कह रहा है ओवरहेड्स एट अ नॉर्मल रेट ऑफ 200 आवर्स। तो अगर ओवरहेड्स 200 आवर्स के हिसाब से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 30,000 बनता है। तो 30,000 का अगर हम पर आवर निकालना चाहें तो वो बनता है 150, है ना, 150। यहां तक बात क्लियर हो गई? तो ये रेट भी हमने साथ साथ कैलकुलेट करते गए। आगे चलते हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट ड्यू टू लर्निंग कर्व इफेक्ट। अब यहाँ पे देखें, डायरेक्ट मटेरियल का तो हम कर चुके हैं पिछले चैप्टर में, यस और नो। डायरेक्ट लेबर के बारे में वो अब कह रहा है कि इट इज एस्टिमेटेड दैट ड्यू टू लर्निंग कर्व इफेक्ट कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बैचेस would require 200, 160, 148 and 140 hours respectively। तो ये वही वाली चीज नहीं है जो मैंने अभी आपको एग्जांपल में कराई है। आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बैच का बता दिया है कि कितने आवर्स लगेंगे। तो क्या आप लर्निंग रेट नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लर्निंग रेट नहीं गिवन। दिस लर्निंग इफेक्ट वुड कंटिन्यू टिल कंप्लीशन ऑफ 64 बैचेस ओनली। तो इसने एक तो आपसे लर्निंग रेट भी निकलवाएगा, फिर आपको ये भी कहेगा कि लर्निंग स्टॉप भी हो रही है 64 बैचेस के तक, है ना। तो क्या मतलब हुआ? 64th बैच का जो टाइम होगा वो आपका 65th से लेके 100th बैच तक कंटिन्यू होगा। 100 बैचेस प्रोड्यूस करने हैं ना, यहां तक बात क्लियर होगी। तो 64th बैच का टाइम 65th से लेके 100th बैच तक कंटिन्यू होना है। आगे चलते हैं। लर्निंग इफेक्ट एट वेरियस लेवल्स, लर्निंग लेवल्स इज एज अंडर। अब उसने आपको क्या दे दिया? ये क्या दे दिया उसने कहा कि अगर लर्निंग रेट 80% होगा तो ये आ रहा है, वो लर्निंग इंडेक्स आ रहा है B रेस टू द पावर व्हाट। अब उसने तीनों लेवल्स पे आपको दे दिया। पहले आपको पता तो चले कि हमारे सिनेरियो में लर्निंग रेट है कितना, है ना। तो जो लर्निंग रेट होगा बेसिकली उसने आपको कैलकुलेशन करके दे दी है। किसकी कैलकुलेशन करके दे दी है? लॉग लर्निंग रेट ओवर log 2, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अगर 80% लेते हैं तो log 0.8 डिवाइड बाय log 2 आता है -0.322। अगर 85% लर्निंग रेट लेते हैं तो log 0.85 डिवाइडेड बाय log of 2 इज -0.235। और अगर लर्निंग रेट लेते हैं 90% तो log of 0.9 डिवाइडेड बाय log of 2 आता है -0.152। तो which one do you have to choose? You need to first calculate कि what learning rate applies in this scenario. Is that clear? आगे चलते हैं। It is estimated that after completion of first 16 batches,
material input losses would be reduced from 10% to 6%. तो यानी कि मटेरियल की बात बता रहा है। तो अगर मुझे बताइए पहले बैच पे विद 10% इनपुट लॉसेस, यानी कि आपने जो खरीदा होगा माल, वो याद है ना, मैं आपको क्या बताया था कि अगर लॉसेस होते हैं तो हम फिर माल खरीदते ही ज्यादा है, यस और नो, है ना। आपको पता है कि जी 10% लॉस होना है, तो आपने फिर जो सामान ये लिखा है 66,000, यानी कि ये 1100 किलो जो आपने खरीदा है, वो कह रहे हैं कि दिस इज इंक्लूसिव ऑफ 10% इनपुट लॉसेस, यानी कि ये आपने ऑलरेडी बढ़ा के फिगर ली है, खरीदी है 1100 केजी, ताकि 1100 केजी में जब 10% लॉसेस हो जाएंगे उसके बाद जो है वो हमारे पास जो सामान बचे वो यूजेबल हो, यस और नो। तो मुझे बात बताइए, अगर पहले बैच में विद 10% लॉस 66,000 मटेरियल कॉस्ट आ रहा है पहले बैच के लिए, तो मुझे बात बताइए 16 बैचेस के बाद जब मटेरियल इनपुट लॉस कम हो जाएगा तो क्या ये मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट भी कम हो जाएगी ना पर बैच, यस और नो। यानी कि अब ये 66,000 पर बैच के बजाय कोई और अमाउंट आएगी और वो अमाउंट आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। 66,000 रुपीज जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, दैट इज विद 10% लॉस, दैट इज कैलकुलेटेड विद 10% लॉस। आपने कैलकुलेट करना है कि अगर लॉस सिर्फ 6% हो तो फिर क्या डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आएगी। लेट्स सी, ये सारा लॉजिकल काम है, लेट्स सी कि आप कर पाते नहीं कर पाते। आगे आते हैं। QPL works a single shift of 8 hours per day, ठीक है। For the above order, QPL can spare 8,000 direct labor hours, ठीक है, यानी कि ये 10,000 यूनिट्स के लिए आपके पास 8,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स टोटल है, ठीक है, टोटल आपको बता रहा है। ओवरटाइम आवर्स कैन बी वर्कड एट 1.5 टाइम्स द नॉर्मल रेट। तो इसका मतलब ये हुआ, उसने आपको ये बता दिया कि लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए 8,000 घंटे तो हमारे नॉर्मल है, स्टैंडर्ड है, ठीक है, इतना तो वर्कर्स को काम करना ही करना है। लेकिन अगर 10,000 यूनिट्स के लिए हमें ज्यादा टाइम लगाना पड़ गया जाए, आप आवर्स कैलकुलेट करेंगे ना, 10,000 यूनिट्स के लिए यानी कि 100 बैचेस के लिए आपने आवर्स टोटल कैलकुलेट करने के भाई कितने हैं। तो लेट्स अज्यूम जब आप वो लर्निंग रेट अप्लाई करके टोटल 100 बैचेस का टाइम निकालते हैं तो वो निकलता है 10,000 आवर्स टोटल। तो मुझे बात बताइए 8,000 तो वो कह रहा है कि उसमें से नॉर्मल है, उसमें तो कोई ओवर टाइम नहीं मिलेगा, है ना। जो 2,000 आवर्स होंगे वो क्या कह रहा है, ओवर टाइम कैन बी वर्कड एट 1.5 द नॉर्मल रेट, ठीक है जी, बात समझ आ गई। तो ये बेसिकली लेबर कॉस्ट निकालने के लिए आपको बता रहा है। आवर्स तो आप लर्निंग रेट निकाल के किसी ना किसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। फिर वो आगे कह रहा है ड्यूरिंग ओवर टाइम आवर्स ओवरहेड्स वुड बी 1.25 टाइम्स द नॉर्मल रेट। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, आपका होम असाइनमेंट क्या है, क्लास वर्क नंबर 8 में आपने डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तक एटलीस्ट कैलकुलेट करना है। ओवर टाइम का ओवरहेड्स का मैं बहुत सिंपल है, लेकिन मैं आपको वो फिर कल क्लास में समझाऊंगी, ठीक है। तो आपने क्या निकालना है, इतनी बात आपको आई होप समझ में आ गई है कि कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस क्या होगी, इट डिपेंड्स अपॉन ठीक है, प्लस मार्जिन, है ना। ये बात समझ आ गई ना। तो मैं अब आपको ये कह रही हूँ कि आपने टोटल कॉस्ट में से क्या निकालना है, डायरेक्ट मटेरियल का अलग काम होगा, है ना, डायरेक्ट मटेरियल का अलग काम होगा। और यहाँ पे हम काम कर रहे हैं बैच वाइज, यहाँ पे आपने 100 बैचेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ आप 100 बैचेस निकालने के लिए डायरेक्ट मटेरियल का काम अलग करेंगे। पहले डायरेक्ट मटेरियल को सॉल्व कर लें 100 बैचेस के लिए, फिर किसको सॉल्व कर लें, डायरेक्ट लेबर को सॉल्व कर लें। तो जो डायरेक्ट मटेरियल का आंसर आएगा उसमें हम डायरेक्ट लेबर का आंसर ऐड करेंगे और ओवरहेड्स का फिगर ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इन तीनों का जो भी सम होगा वो हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट। और इस टोटल कॉस्ट को यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे हमारी प्राइस। लेकिन अब मैं आपको क्या कह रही हूँ, आपने सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को सॉल्व करना है, प्राइस अभी तक नहीं निकालेंगे, वो कल मेरे साथ निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपका होम असाइनमेंट फॉर टुडे हो गया और कल फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इंशाल्लाह
आई कैप का एक सवाल देखेंगे और फिर उसके बाद हम आ जाएंगे ओवरहेड्स के ऊपर, ठीक है। चलें जी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? थोड़ा टेक्निकल है, यस एग्जैक्टली, डायरेक्ट, बिल्कुल ठीक मोहम्मद उस्मान। डायरेक्ट मटेरियल के लिए जरा देखते हैं, डायरेक्ट मटेरियल के लिए आपने 16 और 84, बिल्कुल ठीक, ऐसे कर देना है, ठीक है। एलएमएस पे जो एक क्वेश्चन अपलोड किया वो नहीं सॉल्व करना, जब मैं कहूंगी तो करेंगे, वो अभी रिस्ट्रिक्टेड है बेटा। अच्छा शायद रिस्ट्रिक्ट हो गया, मैं दोबारा से उसको रिस्ट्रिक्ट कर दूंगी, वो नहीं देखना, मैं कहूंगी तो फिर करेंगे ना उसको। नहीं बेटा वो नहीं करना, ठीक है, मैं उसको दोबारा रिस्ट्रिक्ट कर दूंगी, ठीक है जनाब। तो डायरेक्ट मटेरियल के लिए तो ब्रेकअप हो जाएगा 16 + 84, है ना। डायरेक्ट लेबर के लिए क्या होगा, 64 और कितना 26, नहीं 6 7 8 36, 64 और 36, 64 बैचेस तक लर्निंग है और 36 रिमेनिंग बैचेस पे कोई लर्निंग नहीं है। बात समझ आ गई ना। ये किसने बात की थी 16 और 84 वाली, मोहम्मद उस्मान। तो दोनों क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल पे अलग हिसाब किताब हो रहा है, डायरेक्ट लेबर पे अलग हिसाब किताब हो रहा है। डायरेक्ट मटेरियल में वो कह रहा है कि 16 बैचेस का हिसाब अलग है, 84 बैचेस का हिसाब अलग है, राइट। डायरेक्ट लेबर में वो कह रहा है 64 बैचेस तक लर्निंग लग रही है और रिमेनिंग 36 पे लर्निंग नहीं लग रही। तो इसमें भी हमने इस तरह ब्रेक करके करना है, बिल्कुल ठीक। तो ये मैं रिमूव कर रही हूँ जस्ट इन केस कोई कंफ्यूज ना हो जाए इससे। तो ट्राई करें, बहुत अच्छा, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत मजे का सवाल है। सारी इसमें आपकी चीजें टेस्ट हो रही हैं, डायरेक्ट मटेरियल का भी कुछ चीजें अप्लाई हो रही हैं और डायरेक्ट लेबर का भी। ओवरहेड्स का हमने नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए मैं ओवरहेड्स आपको खुद कल करा दूंगी और मैं आपको ये कह दूंगी कि टॉपिक कर लेंगे तो फिर आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलें जी, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज।